किरण इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन बुक है। किरण इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन बुक रेलवे सुरक्षा बल के लिए 2024 का एडिशनल बुक है। कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस बुक होता है ये किरण पब्लिकेशन का। तो अभी तक हम लोगों ने सेट नंबर 10 तक देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेट नंबर 11 है मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि किरण पब्लिकेशन का होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होता है इसका, जिसमें 35 रहता है रीजनिंग, 35 रहता है अंकगणित और 50 रहता है इसमें जीएस का क्वेश्चन। तो जीएस का आज के इस सेशन में करेंगे। जीएस का इस वीडियो में जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आज का पहला प्रैक्टिस सेट। सामान्य जानकारी का पहला प्रैक्टिस सेट बुक का कहता है मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब क्या होगा इसका, जब अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पूछ रहा है किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्थापना किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एशियाटिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में पुरानी पांडुलिपियों का संग्रह करना था। 1784 में इसकी स्थापना होता है और यह स्थापना कौन करता है? विलियम जोन्स ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? तो इसका ऑप्शन है जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी बड़ा जीएनपी छोटा, जीडीपी हो जाएगा छोटा और जीएनपी बड़ा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवरोही कर, व्यक्तिक्रमी कर, आक्रामक कर, आरोही कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आरोही कर। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? तो पूछ रहा है गांधी योजना किसने दिया था? अगला प्रश्न है कौन दिया था? डी धर या SN अग्रवाल या MN रॉय या JP नारायण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 SN अग्रवाल। इनका फुल फॉर्म श्रीमान नारायण अग्रवाल होता है SN, जो कि 1944 में एक योजना की प्रस्तुत की जिसका मूल तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था और गांधीवादी दार्शनिकता पर आधारित थे। इस योजना की अनुमानित लागत 3500 करोड़ थी। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर गांवों और उस औद्योगिक उत्पादन के साथ विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। इनमें छोटे स्तर के उद्योगों और कृषि पर जोर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश तख्ता पलट है। डैश इसमें पूछता है तख्ता पलट किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, या सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लेने के बाद लागू कायदे कानून, या किसी अन्य शासन व्यवस्था की राजनीतिक निरंतर रहने वाले क्षेत्र, या सभी विकल्प इसमें से सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, उसे ही तख्ता पलट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, डैश सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हम अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक, राजतांत्रिकवाद, अधिकारवाद या निरंकुश। सही क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिकवाद, लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिक। इसमें व्यक्ति अपना गलती को सुधार करने के लिए अवसर मिलता है, जो कि अभी भारत में भी लोकतांत्रिक चल रहा है व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है इसका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिलों जो कि कौन कौन, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की थी। राजस्थान में अब कितना हो जाएगा जिला? 35 जिला, सॉरी 53 जिले हो जाएंगे। मालपुरा को वर्तमान टोंक जिले से अलग किया जाएगा, सुजानगढ़ को चूरा से और कुचामन को नागौर से अलग किया जाएगा, और ये तीनों अलग हो जाएगा और 3 नया जिला बन जाएगा। अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने 17 नए जिलों की घोषणा की थी और 2 बड़े शहरी जिलों जयपुर और जोधपुर को फिर से रेखांकित किया था। चलिए अगला प्रश्न इसमें है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की थी। मसौदा समिति की संविधान को तैयार किया और 4 नवंबर 1947 को इसे सभा को सौंप दिया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवित रहने का अधिकार। प्राणदयी की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार पाने का जीवित रहने का अधिकार दिया गया है, जीवन या निजी स्वतंत्रता इसी में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? कौन सा अनुच्छेद कहता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूची क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? उच्च न्यायालय या भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4। अनुसूची हमारे संविधान में 5वीं अनुसूची जो है इसके संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अनुसूचित क्षेत्र में के किसी भी
किसी एक भाग को या समूचे भाग को अनुसूचित क्षेत्र की सूची से बाहर करने का आदेश दे सकता है। वह उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति राष्ट्रपति को निहित है। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो ऑप्शन है जनता के द्वारा, एकल हस्ताक्षरी वोट द्वारा, या द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या सभी विकल्प सही है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 एकल हस्तांतरण वोट द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन किया गया है उसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन है बिस्मिल आज़ाद आज़िमाबादी चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, या राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिस्मिल आज़िमाबादी। ऑप्शन नंबर 1 सरफरोशी की तमन्ना एक देशभक्ति कविता है। यह कविता 1921 में पटना के बिस्मिल आज़िमाबादी के द्वारा उर्दू में लिखी गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इसे स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल को दिया जाता है। इस कविता को सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सबा में प्रकाशित किया गया था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी जैसी अशफाक उल्ला खान, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित था। यह सबा जो पत्रिका था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, हैली नामक धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ये 84 वर्ष होगा, या 24 वर्ष, या 48 वर्ष, या 76 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हैली नामक धूमकेतु, जिसके 75 या 76 वर्ष के बाद पृथ्वी से देखा जा सकता है। यह एकमात्र ज्ञात अल्पावधि धूमकेतु है जिसे नियमित अंतराल पर पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। यह नग्न आंखों से देखा जाने वाला एकमात्र ऐसा धूमकेतु है जिसे मानव जीवन काल में 2 बार देखा जा सकता है। हैली धूमकेतु अंतिम बार ये 1986 में देखा गया था। सौरमंडल के आंतरिक भागों में दिखाई दिया था, और अगली बार यह धूमकेतु करीब 2061 के मध्य में दिखाई देगा। 2061 के मध्य में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर, या औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। इसे जजिया कर का उन्मूलन तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1564 में किया गया था। उसके शासनकाल के दौरान 1579 में इसका पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया था। हालांकि छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1679 में पुनः इसकी शुरुआत की और इसे गैर मुसलमानों से वसूला गया। उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम को प्रोत्साहन देना और हिंदू धर्म को कमज़ोर करना था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम का व्यवस्थित करें। तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1 नंबर पर,
दूसरा 2 नंबर पर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड, 2 नंबर पर, सॉरी 2 नंबर पर, और ये हो जाएगा 3 नंबर पर। 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर 2। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को किया गया था। ये 1920 को 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन को आरंभ हुआ था। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह 1922 को हुआ था यह घटना। उत्तर के गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थानीय पुलिस और असहयोग आंदोलन के प्रशासनिक कार्यों के मध्य हिंसक झड़पें हुए थे। संविदा अवज्ञा आंदोलन नामक ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध में गांधी ने 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन चलाया था। 1930 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका कौन सा गलत है? अबू फजल मुख्य सलाहकार था, फैजी कवि था, बीरबल वित्त मंत्री, या सभी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बीरबल जो था मुख्य वित्त मंत्री नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बीरबल अकबर के दरबार में हिंदू सलाहकार था। बीरबल जो था एक हिंदू था। 1556 से 1562 में कवि और गायक के रूप में उसे अकबर द्वारा नियुक्त किया गया था। वह सम्राट अकबर का विश्वास पत्र था और सबसे महत्वपूर्ण दरबारियों के समूह का एक सदस्य था। इस समूह को नवरत्न कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में सलाहकारी मरुस्थल स्थित है? निम्नलिखित में किस देश में कलाहारी मरुस्थल स्थित है? किसमें? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, वत्सवाना या केन्या। इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सवाना में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में एक विशाल अर्धशुष्क रेतीला घास का मैदान है जो बोत्सवाना, नामीबिया के भागों और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को आच्छादित करता है। कालाहारी बालू का टिबका पृथ्वी पर निरंतर फैला हुआ है। सबसे बड़ा टीला है जिसका कुछ भाग नामीब मरुस्थल के पश्चिम की ओर विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अमरकंटक, हिमालय, ब्रह्मगिरी या बरालाचला पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा को रेवा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति नर्मदा कुंड से हुई है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों पर स्थित है। यह खंभात की खाड़ी में गिरने से पूर्व मध्य प्रदेश और गुजरात से बाहर निकल बहती है। यह गोदावरी और कृष्णा के बाद संपूर्ण भारत में प्रभावित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अमरकंटक। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैले 900 द्वीपों और 2900 से अधिक पृथक सेल भित्तियों के साथ लगभग 3,44,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा पर्वत भित्ति समूह है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य पलट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? कार्बन या सिलिकॉन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्डस, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? गुर्दे, ऑप्शन है गुर्दे, मूत्रालय, यकृत या नेफ्रॉन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन गाजा, ऑपरेशन आयरन मैन, ऑपरेशन आयरन सोवर्ड या ऑपरेशन अटैक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आयरन सोवर्ड। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? सूरजमुखी, सोयाबीन, चना या गेहूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोयाबीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अन्य प्रकार की सेम दालों की तुलना में सोयाबीन जो होता है अधिक प्रोटीन होता है। सोयाबीन में लगभग 35% कैलोरी प्रोटीन से मिलती है, जबकि अन्य प्रकार की सेम और दालों के केवल 30% ही कैलोरी प्रोटीन मिलती है। मांस के स्तनपान के रूप में इसका उपभोग बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसीलिए इसे प्रायः अस्थि रहित मांस कहते हैं। चल अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्द्रव्य जलिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है। ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, लवक, लायन काय या राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? मेढक, अश्वमीन, घड़ियाल या दादुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अश्वमीन, ऑप्शन नंबर 2 अश्वमीन। अश्विन। हैप्पी कैम्प्स वर्ग में छोटी समुद्री मछलियों की 54 प्रजाति को दिया गया नाम है। हिसोर्स, एनिमेलिया किंगडम, कॉरिडोटा फाइलम और एक्टिनोलिन क्लास के अंतर्गत आते हैं। सिर और गर्दन घोड़े की तरह दिखने वाले सीहॉर्स को खंडित अस्थियम कवच, सही स्थिति और छल्लेदार परिग्राही पूंछ की विशेषता के साथ भी चिन्हित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? ऑप्शन है हृदय से, फेफड़ा से, त्वचा से या फेफड़ों तथा त्वचा दोनों से। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्वचा से श्वसन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? मात्रा, ऑप्शन नंबर 2 मात्रा के बराबर होते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया। मात्रा के बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन क्या है? तरंगदैर्घ्य, आयाम, तरंगदैर्घ्य का आधा, तरंगदैर्घ्य का आधा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 तरंगदैर्घ्य का आधा। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? माइक्रोन, नैनोमीटर या फमी या एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फर्मी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस एक की लड़ाई मैक्सवेल्स है? चुंबकीय फ्लक्स, परागमतय, चुंबकीय सुग्राहत्य या चुंबकीय फ्लक्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चुंबकीय फ्लक्स। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, डैश पट्टी वर्ड पैड नोट पैड में ऊपर की ओर होती है? इसका ऑप्शन है फॉर्मेट, मेन्यू या टूल या टाइटल। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटल। टाइटल में ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था कहाँ? चीन में, जापान में, मिस्र में या भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चीन में उत्पादन हुआ था। रेशम उत्पादन परस्तर यांग साहो संस्कृति चौथी शताब्दी ईसा पूर्व काल में चीन में हुई थी। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बाद के आधे दशक के दौरान कुछ स्थानों पर रेशम मार्ग के खोले जाने तक रेशम चीन तक सीमित रहा। धीरे धीरे कोरिया, जापान और बाद में भारतीय को चीन के रेशम उत्पादक के गुप्त रहस्य का पता चल गया और इन देशों से रेशम का उत्पादन करना सीख लिया। किससे सीखा? चीन से। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है उच्च संपीड्यता, उच्च घनत्व या नियमित आकार या उच्च कठोरता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? केवल प्रोटॉन या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। ऑप्शन नंबर 2। परमाणु केंद्रक एक छोटे साधन केंद्र है, संघन क्षेत्र है जिसमें परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी खोज 1919 के गियगर मार्जन गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के आधार पर अर्जेंट सदरफोर्ड द्वारा 1911 में की गई थी। नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिकीय का निर्माण करने हेतु एक संबंधित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अम्लराज एक्वा रिजिया ने किन दो अम्लों को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है? ऑप्शन क्या है? HCl तथा HNO3। ऑप्शन 2 है चांदी, HNO3 तथा H2CO3 या चौथा ऑप्शन है HCl तथा H2CO3। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 HCl तथा H2CO3। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? नाभिकीय द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, मोलर या आणविक द्रव्यमान? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आणविक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 4 आणविक द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या योग्य समान होती है। आणविक द्रव्यमान अपेक्षाकृत 12C परमाणु की तुलना में अणु में विद्यमान द्रव्यमान की जानकारी देता है, जिसके द्रव्यमान की संख्या 12 होती है। आणविक द्रव्यमान के एक अभिन्न राशि है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से डॉगफिश का आवास क्या है? नदी, समुद्र या झील या दलदल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 समुद्र। डॉगफिश मुख्यतः स्क्वालिफर्मस डॉगफिश स्क्वालिफर्मस क्रम में शार्क वर्ग फैमिली यानी से संबंधित है। वे समुद्र में रहते हैं। डॉगफिश के 2 पृष्ठीय मीनपक्ष होते हैं।
प्रत्येक पृष्ठीय मीनपक्ष के चिकने मेरुदंड होते हैं, लेकिन गुदा मीनपक्ष नहीं होते हैं और उनका त्वचा समानता खुरदुरी होती है। वास्तव में शार्क की अन्य प्रजाति के विपरीत डॉगफिश के में विष वेनम होता है, जबकि जो कि उनके पृष्ठीय मेरुदंड में विद्यमान रहता है। यह वेनम मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्र में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन है मीठा पानी पारिस्थितिक, नमकीन पानी, त्रुंडा पारिस्थितिक, वन पारिस्थितिक। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, नमकीन पानी पारिस्थितिक तंत्र। बेंथिक जोन जल के स्रोत जैसे महासागर या झील के निचले स्तर पर विद्यमान एक पारिस्थितिक क्षेत्र है, जिसमें अवसादी सतह और कुछ उप सतह परतें शामिल हैं। यह जोन लवणीय जल परितंत्र में पाया जाता है। महासागर का बेंथिक क्षेत्र तट रेखा से आरंभ होता है और समुद्र के बाहर महाद्वीपीय शेल्फ की सतह के साथ नीचे की ओर विस्तृत रहता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? नमकीन पानी पारिस्थितिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैव विविधता का संरक्षण। वासेल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे राष्ट्रों के मध्य विशेष रूप से विकसित से कम विकसित देशों LDSS के मध्य हानिकारक अवशिष्टों पदार्थों के हस्तांतरण को रोकने हेतु डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर डैश होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6.3% GDP। IMF ने भविष्यवाणी किया था या अनुमान लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है माइकल फैराडे, गुलियर्मो मार्कोनी, जेम्स वाट या आइजक न्यूटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4। गुरुत्वाकर्षण का नियम की कीर्ति फिलोसोफिया नेचुरल में प्रतिपादित किया गया था, जिसे सर्वप्रथम 5 जुलाई 1687 को प्रकाशित किया गया था। यह नियम बताया कि ब्रह्मांड में एक कण बल का प्रयोग करते हुए दूसरे कण को आकर्षित करता है, जो कि अपने द्रव्यमान के गुणनफल का प्रत्यक्ष समानुपाती होता है और उनके केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण का। चलिए अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा बेसबॉल का हो जाएगा डायमंड, क्रिकेट का हो जाएगा पिच और टेनिस का हो जाएगा कोर्ट। तो जिससे इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी या सुनीता कृष्णन या अरुंधति रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है नरगिस मोहम्मदी के इस समय ईरान की जेल में बंद है। इसके बारे में कहा जाता है नरगिस मोहम्मदी ईरान के जेल में बंद है। नॉर्वेजियन
नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। लेकिन यह अभी फिलहाल में जेल में। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साल 2003 में मानवाधिकार कर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद वह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली नवी महिला और दूसरी ईरानी महिला है, नरगिस मोहम्मदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है डायनमो, जनरेटर, मोटर या बैटरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैटरी के द्वारा। बैटरी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोदीस मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार, सुनीता नारायण, PS नेगी या अनुज धर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुरेंद्र कुमार। इसका लेखक है सुरेंद्र कुमार। इस पुस्तक को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री M वेंकैया नायडू द्वारा 4 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। इस पुस्तक में 2014 से भारत की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमिट छाप और उसकी प्रगति का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, जयपुर, मुंबई या हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान NGRI हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन वैज्ञानिकी और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन 1961 में स्थापित यह एक भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है, हैदराबाद। चलिए अगला और यह लास्ट प्रश्न है, एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? अनु रानी या अंजू बॉबी जॉर्ज या प्रीति चौधरी या अलका सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनु रानी। भारत की अनु रानी होंगझोवा एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अनु रानी ने 62.92 मीटर दूर जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतने अपने नाम कर लिया। इसी के साथ अनु एशियाटिक जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। श्रीलंका की नदीसा दिल्हन ने रजत पदक जीता। अनु का एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। टोटल हो गया इसमें 50 प्रश्न क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं, जो कि GS का था, GS का या सामान्य जानकारी का। अब सेट नंबर 12 नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को वैसे इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, ताकि जब भी नया भी सेशन लाए तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। और ये किरण पब्लिकेशन का बहुत ही कारगर होता है RPF में कांस्टेबल या SI के लिए प्रैक्टिस सेट बुक।